हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 40 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तो आज हम आगे चलते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है। तो इसमें 10 क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित नामों में से कौन विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे? विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे। ए विष्णु नारायण भारतखंडे, बी अमीर खान, सी मिल्लाकर्जुन मसूर, या डी ओमकारनाथ ठाकुर। आपको जब जो भी चीज करते हो, आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो वो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने जिसको पढ़ा होता है ना, वो चीज हमें इजी लगने लगता है, और जो चीज हमने नहीं पढ़ा है तो वो हमें डिफिकल्ट लगता है। तो इसलिए अब जब भी कुछ करें तो उसका नोट्स एक अपना जरूर बनाए अलग से। सिर्फ चैनल के ऊपर डिपेंड ना रहे, और वो किसी के भी चैनल, जैसे मेरे चैनल हो चाहे किसी और का चैनल हो, चैनल के ऊपर डिपेंड करके आप कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ चैनल के ऊपर डिपेंड ना रहे, आपकी अपनी भी एक वो होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे ये एग्जाम पास करना है, तो उसके लिए अलग से काम करते रहने चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरी शुभकामनाएं तो हैं ही आपके साथ, और आपकी भी है, तभी भगवान की दुआ से सब अच्छा हो पा रहा है। तो आप अपने नोट्स जरूर बनाएं, और मैं सोच रहा हूं कि मुझे बुक्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए और बतानी चाहिए कि बुक्स कौन सी लें, कौन सी जरूरी है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। बाकी धीरे धीरे करके हर चीज पे वीडियो में लाता रहूंगा। हाँ, प्लेलिस्ट के बारे में बोला था, तो मैं अभी प्लेलिस्ट के लिए भी बनाऊंगा। धीरे धीरे करके प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा। बाकी अभी मुझे भी इतना नहीं आता, मैं भी नया ही हूँ, और बाकी धीरे धीरे करके सब कुछ कर दूंगा। तो 41 का जो है वो ओमकारनाथ ठाकुर होना चाहिए। बाकी इसका देखते हैं क्या है। ये रहा आंसर, इसका डी है, ओमकारनाथ ठाकुर ही है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य ओमकारनाथ ठाकुर जी थे। इनका जन्म गुजरात प्रांत के जहाज नामक स्थान पे 1897 से 1967 ईस्वी में हुआ था। इनका उपनाम प्रणव प्रिया था। इनके शिष्य में डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, बलवंत राय भट्ट, शिव कुमार शुक्ला, अतुल देसाई, फिरोज दस्तूर, प्रदीप दीक्षित आदि हैं। 1950 में पंडित जी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय को श्री कला संगीत भारती के अध्यक्ष बने। ठीक है, और ये गंधर्व महाविद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य बने थे। मतलब कि उनके क्या बोलते हैं, पुलस्कर जी के बाद इन्हीं को बनाया गया था, और शायद 1913 में इनको बनाया गया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बाकी ये चीज जरूर याद रखना, इनके जो शिष्य हैं, ये तो शिष्य हैं पुलस्कर जी के, इनके भी शिष्य हैं। इसके लिए भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रेमलता शर्मा, बलवंत राय भट्ट, ये पूछा जाता है काफी, बलवंत राय भट्ट के गुरु का नाम क्या है, लेकिन के शिष्य थे। शिव कुमार शुक्ल, अतुल देसाई, फिरोज दस्तूर, प्रदीप दीक्षित आदि। मैं रिपीट इसलिए कर देता हूं ताकि आपको एक बार और दिमाग में सेट हो जाए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 है। तो ये देखिए, सूची 1 में है हस्सू खां, बी में अली बख्श, सी में सुरेश बाबू माने, डी में अल्लादिया खां। सूची 2 में है पटियाला घराना, किराना घराना, जयपुर घराना, ग्वालियर घराना, और कुट आपके नीचे दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन का मैंने ट्रिक आपको तो बता ही दिया है। इसका सही आंसर है बी, इसका सही आंसर है।
ठीक है, चलो मिलाते हैं। ए का है 4, हस्सू खान का है ग्वालियर घराना। फिर उसके बाद बी का 1 हो जाएगा, अली बख्श का हो गया पटियाला घराना। उसका सी का 2 हो जाएगा, सुरेश बाबू माने का है किराना घराना। और अल्लाह दिया खां का है जयपुर घराना। ठीक है, अल्लाह दिया खां का है जयपुर घराना। आगे चलते हैं, ये भी दे रखा है, देख सकते हैं। हस्सू खां ग्वालियर घराने से, अली बख्श पटियाला घराने से, सुरेश बाबू माने किराना घराने से और अल्लाह दिया खां जयपुर घराने से। अब जब भी ना वीडियोस देखते हो तो उसे रिपीट करके देखा करो, 1-2 बार जरूर देखा करो, जिससे आपको वो चीज अच्छे से याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए। तो इसलिए जितनी भी वीडियोस हैं वो आप जरूर देखें। जैसे आप एक बार देखोगे तो वो बाद में आपको देखना ही पड़ेगा, वरना दिमाग से आपके निकल जाएगी। एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आपके दिमाग से निकल जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कल्याण ठाट की मुख्य स्वरावली क्या है? ए प सा प रे, बी मनी म गा, सी नी तीव्र म रे गा और डी ग नी ध प। यूपी का भी जो टीजीटी पीजीटी का जो आया था नोटिफिकेशन, वो तो रद्द हो चुका है, वो आपको पता ही है। फिर बोला नवंबर में आएगा, फिर बोला दिसंबर में आएगा, फिर बोला जनवरी में आएगा, अभी तक नहीं आया है। अब बोल रहे हैं फरवरी लास्ट तक आएगा। ठीक है, 31 फेब तक बोल रहे हैं कि 2021 तक आने की संभावना है। यूपी टीजीटी पीजीटी, ठीक है, आने की संभावना बताया जा रहा है कि 31 फेब तक आ जाएगा। बाकी भगवान भरोसे है, ये तो आती है कि नहीं आती है। अगर ये नोटिफिकेशन आ गई तो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी मैं स्टार्ट करवा दूंगा, ये यहीं से मैं ड्रॉप आउट कर दूंगा ताकि आगे टीजीटी पीजीटी, वैसे ये चीज करने से वो अपने आप क्लियर होगी, लेकिन अगर वो आ गई तो मैं उसके लिए ही प्रॉपर मैं वीडियोस बनाने लगूंगा। इसका सही आंसर है सी। सिंपल सी बात है, म तीव्र लग रहा है और इसमें भी तीव्र लग रहा है, उसी से आप समझ सकते हैं नीमा रेगा कल्याण ठाट का मुख्य स्वर है। आगे चलते हैं, कौन सा राग काफी ठाट का नहीं है? ए शुद्ध सारंग, बी बिंद्रामानी सारंग, या सी गौड़ सारंग, या डी मधुमाद सारंग। आप सब अगर मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से तो कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका मैं सोल्यूशन ढूंढ पाऊं, और मिलता भी है, और मैं धीरे धीरे उसको कर भी रहा हूं, मैं भी नया ही हूं। और बाकी आप जो कमियां होती हैं वो भी बताइए और एप्रिशिएट भी कीजिए, जो अच्छाइयां हैं वो भी बताइए, जिससे दोनों चीज होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ अगर कोई कमियां बताए तो उससे इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। अगर आप किसी की, बल्कि जो अगर कुछ अच्छा है तो वो बताते तो एप्रिशिएट होता है इंसान। तो टांग खींचने वाले तो बहुत होते हैं, तो अगर अच्छा भी लगता है तो उसको अप्रिशिएट किया कीजिए, तो बताया कीजिए कि ये चीज अच्छी है। कि ज्यादातर ऐसा होता है कि मैं कमियां बोलता हूं तो कमियां लोग बता देते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन ऐसा लोग अलग ही सोचते हैं आज के टाइम में। चलो, इसका जो आंसर है वो है सी। ठीक है, गौड़ सारंग ये काफी ठाट का नहीं है। गौड़ सारंग कल्याण ठाट का है। ठीक है, इसकी जो चंचल प्रवृत्ति का, इसका वादी ग संवादी ध, इसकी जाति वक्र संपूर्ण है। ये पूछा जाता है, ठीक है, ये इससे पूछा जाता है कि इसकी जाति जो है वक्र संपूर्ण है, ये याद रखना। गौड़ सारंग की न्यास के स्वर सा ग प गायन समय
मध्यांतर इस राग में प रे की संगति अधिक होती है। इसमें संगति किस चीज की होती है? तो प रे की होती है। प रे, इस तरीके से। आगे चलते हैं और मैं कुछ ना अलग अलग चीजें भी डिस्कस करना चाहता हूं आप सबके साथ। तो वो जब मैं लाइव आऊंगा, वीडियो लाइव आऊंगा, और उन सब सारी चीजों को, जो जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम सब एक साथ, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है। थोड़े टाइम के बाद, अभी मैं थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, तो उसके बाद उस चीज के बारे में वीडियो लाइव आऊंगा। उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स बताना। मुझे जितना पता है, मैं जितना जानता हूं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, और आप भी बताना। क्वेश्चन नंबर 45, अलाउद्दीन खां के मुख्य गुरु कौन थे? ए अहमद अली खान, बी वजीर खान, सी नियामतुल्लाह खान, या डी गुलाम अली खान रबाबिया। थोड़े नाम में ना थोड़ा सा वो होता है, जैसे अल्लाउद्दीन, अल्लाह दिया, अल्लाह रखा, तो थोड़ा सा नाम में जो कंफ्यूजन होगा उसको थोड़ा सेट करना अपने माइंड में, जिससे किसी के बेटे का याद कर लो, किसी के पिता का नाम याद कर लो, किसी का घराना याद कर लो, इस तरीके से ही होता है। अगर आप किसी से रिलेट करके याद नहीं रखोगे ना किसी चीज को, तो आपको ज्यादा देर तक याद नहीं रहेगी। रिलेट करके आप याद रखोगे तो ही आपको याद रहेगा। इसका सही आंसर है बी वजीर खान। ठीक है, अलाउद्दीन खां के गुरु है। ये तो बहुत बड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अलाउद्दीन खान के मुख्य गुरु वजीर खान थे। इनका जन्म 1862 ईस्वी में त्रिपुरा नामक स्थान पर हुआ था। बाबा की शिक्षा आलाप और ध्रुपद पर आधारित थी। ये मेहर घराने से संबंधित थे। ठीक है, इनको बाबा भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। और ये कौन से घराने से थे? मेहर घराने के थे अलाउद्दीन खान। आगे चलते हैं। बाबा के अनेक रागों, ये हटा देते हैं, बाबा के अनेक रागों की रचना की, जैसे हेमंत, हेम बिहाग, मदन मंजरी। अब ये पूछा जाता है कि हेमंत राग बारे में पूछा जाता है। हेम बिहाग, मदन मंजरी, दुर्गेश्वरी, ये पूछा जाता है, दुर्गेश्वरी। ठीक है, माज खमाज, सुम्भावती, ये भी पूछा जाता है। हेमंत भैरव, ये भी पूछा जाता है। गांधी बिलावल, ये एक बार मैंने देखा था, पूछा गया था, इत्यादि। बाबा जी को कलकत्ता से भारत का गौरव तानसेन संगीत की ओर से आफ्तावे हिंद, कहां से? तानसेन संगीत की ओर से आफ्तावे हिंद वर्ष 1949 में भारत खंडे संगीत विद्यालय से संगीताचार्य, कहां से? भारत खंडे संगीत विद्यालय से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संगीताचार्य। और 1964 में इनको शांति निकेतन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, की ओर से दशीकोत्तम। ठीक है, और 1952 में संगीत नाटक अकादमी, ये भी पूछा जाता है। और 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण भी मिल चुका है 1958 में, ये भी पूछा जाता है। आदि अलंकारों से संबंधित, आदि अलंकारों से सम्मानित किए गए। इनकी मृत्यु 1872 ईस्वी में हुई। तो ये था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। स्वर स्थान प्रणाली के अनुसार आलाप के कितने चरण होते हैं?
2 4 5 6। सही आंसर है बी इसका 4। आइए देखते हैं। स्वर स्थान प्रणाली के अनुसार आलाप के 4 चरण होते हैं। ठीक है, आलाप के कितने होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। स्वर स्थान प्रणाली के अनुसार 4 चरण होते हैं। पहला गंधार चरण, दूसरा मध्यम चरण, तीसरा दैवत चरण और चौथा सप्तक तक था। चौथा ता सप्तक तक था। प्रत्येक चरण की समाप्ति स्थाई पर होती थी। प्रथम चरण का नाम मूर्खचलन था। मूर्ख्याचलन था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। राग नायकी कान्हड़ा देव साख सुहा कान्हड़ा में सामान्यतः विशेषता क्या है? ए कोमल दैवत का प्रयोग, बी शुद्ध दैवत का प्रयोग, सी दैवत वर्जित या डी दोनों दैवत का प्रयोग। सही आंसर है इसका सी दैवत वर्जित। ठीक है, इसमें क्या है? दैवत वर्जित है। राग नायकी कान्हड़ा में, देव साख में, सुहा कान्हड़ा में समानता विशेषता क्या है कि इसमें दैवत वर्जित है। आइए देखते हैं। राग नायकी कान्हड़ा देव साख सुहा कान्हड़ा में दैवत स्वर वर्जित है। नायकी कान्हड़ा काफी थाट का रागवादी म संवादी सा जाति साड़ो साड़ा गायन समय मध्य रात्रि सुहा काफी थाट का राग है। क्लियर? कौन से ठाट का और काफी ठाट का है? सुहा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। और कोई गलती हो रही है तो त्रुटि हो रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कि तबीयत भी थोड़ी डाउन है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस राग वर्गीकरण प्रणाली में आधारभूत अवधारणा मानव परिवार प्रणाली के समान है? ए जाति राग वर्गीकरण, बी ग्राम राग वर्गीकरण, सी मेघ राग वर्गीकरण या डी राग रागनी वर्गीकरण। सही आंसर है इसका डी, इसका सही आंसर है राग रागनी वर्गीकरण। निम्नलिखित से किस राग वर्गीकरण प्रणाली, ठीक है, इसको अच्छे से देखो, राग वर्गीकरण प्रणाली में आधारभूत अवधारणा मानव परिवार प्रणाली के समान है? तो राग रागनी वर्गीकरण, इसमें राग है, फिर रागनी है, पुत्र वधू है, आगे आदि चीजें हैं, वो देखते हैं, पढ़ते हैं। राग रागनी वर्गीकरण मानव परिवार की तरह होता है। ठीक है, आधारभूत अवधारणा दी जाती है, ये बहुत पूछा जाता है। और सर ये संगीत मकरंद में है। हाँ, संगीत मकरंद। राग रागनी वर्गीकरण पद्धति का आधार नारद कृत संगीत मकरंद माना जाता है। ये 7वीं या 8वीं सदी में लिखा गया था, ईस्वी में। इन रागों को पुरुष, स्त्री
तथा नापुंसक रागों में बांटा गया है। गंभीर प्रकृति के रागों को पुरुष, कोमल प्रकृति के रागों को स्त्री, चंचल प्रकृति रागों को शिशु कहा गया है। ठीक है, ये 7वीं टाइम में, 7वीं ईस्वी में, 8वीं ईस्वी में लिखा गया। इनका एक नाट्य जो है, एक नाट्य शिक्षा, एक संगीत मकरंद, एक 7वीं में लिखा गया, एक 8वीं में लिखा गया। 2 मिनट। तो ये था, और चंचल प्रकृति के रागों में शिशु कहा गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि इनमें रागों को पुरुष, स्त्री तथा नापुंसक रागों में बांटा गया। गंभीर प्रकृति के रागों को पुरुष में, जो गंभीर प्रकृति का है वो पुरुष में, हाँ, कोमल प्रकृति का है जो वो स्त्री में, और चंचल प्रकृति का है वो शिशु में। ठीक है, जैसे कि जो पुरुष होते हैं वो गंभीर प्रकृति के होते हैं, जो स्त्रियां होती है कोमल प्रकृति की होती हैं, और शिशु जो चंचल प्रकृति के होते हैं, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। तो इसलिए इस तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। सही कुट को चुनिए। ये आपका कुट दे रखा है, दिखा देता हूं पहले मैं आपको अच्छे से। ये देख सकते हैं आप, क्या हो रहा है, ये बार बार ऐसे होता है तो प्रॉब्लम होती है। सही कुट को चुने। अभिकथन है, किसी समय पर ए है जो, किसी समय पर एक गुरु के 20 शिष्य हो सकते हैं, लेकिन इन सभी में समान स्वर की उत्कृष्टता नहीं होगी। बिल्कुल सही है। तर्क आर में है, कोई भी कलाकार समुचित प्रतिभा और सृजनात्मक क्षमता के बिना उन्नति नहीं कर सकता, जो अंतर्जात होते हैं। और इसका जो कुट है वो मैं दिखा देता हूं। ए आर दोनों सही है, बी दोनों ही गलत है, सी ए सही है आर गलत है, डी ए गलत है और आर सही है। और इसका सही आंसर है तर्क ए, दोनों ही सही है, दोनों ही में। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन पढ़े तो एक चीज और करेगी, तो आप कुट को पढ़े ही ना, पहले आप अभी कथन तर्क मीन्स उसके ऊपर तर्क दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, किस संज्ञा को संगीतिक भाग अथवा तुक कहते हैं? ए अंश, बी मातु, सी धातु या डी अंतरा। आपका सही आंसर है सी। धातु को संगीतिक भाग कहा गया है। अंश स्वर के द्वारा राग की पहचान की जाती है। ठीक है, अंश स्वर को ही वादी स्वर कहते हैं। धातु मातु वाक्यकार में बताया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सी धातु। तो ये था 50 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके जो भी कमेंट होते हैं, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, वैसे अच्छे ही आते हैं। और लोग अच्छी चीजें, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छी तरीके से वीडियो को ला पाऊँ, अच्छे मटेरियल्स ला पाऊँ, जिससे आप सबकी हेल्प हो पाए। बाकी हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, शेयर भी करना ना भूलें। जो म्यूजिशियन लोग हैं, जो टीजीटी पीजीटी नेट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। आप अपनी ही हेल्प ना करें, सिर्फ लोगों की भी हेल्प करें। लोगों की हेल्प करने से दुआएं मिलती हैं। क्योंकि ऐसा जब मैंने जो ये स्टार्ट किया था,
तो मैं अक्टूबर से डाल रहा हूँ वीडियो। जब मैंने 2-3 वीडियो डाली तो उस पे 1-2 चीजें मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था, ऐसा कोई सोचा नहीं था। लेकिन जब कुछ लोगों ने किसी ने बोला था, मैंने बुक्स के लिए जब मैंने बताया था उनको तो उनकी बहुत हेल्प हुई। उन्होंने ऐसे लिखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे करना चाहिए। बहुत लोग कॉल करके पूछते हैं, मैसेज करके पूछते हैं। बहुत लोगों मुझे ऐसे टीचर्स लोग हैं जो प्रोफेसर लोग हैं, उनसे भी मेरी हेल्प हो पाती है। वैसे मैं अपना बता दूं, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में खुद टीचर हूँ और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हूँ। बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है और ऐसे करके वीडियोस आती रहेंगी। और हमारा जो टेलीग्राम है वो भी बता देता हूँ, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से हमारा टेलीग्राम है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, सारी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब वहां से जाके डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पे जितनी भी प्रकार की होगी हेल्प वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो प्राइवेट जॉब आती है दिल्ली में, यूपी में, मेरठ में, कहीं भी, वो आपको मैं वहां पे अपडेट करा देता हूँ। उसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करता। जैसे न्यूज़पेपर में आती है तो वहां से लेके मैं सीधे अपलोड कर देता हूँ। उनमें क्या होता है, जो प्राइवेट जॉब होती है सीवी, उसमें आपको सीवी सेंड करना होता है। हाँ, और किस चीज में को जो अदर होती है उसमें किसी किसी में फॉर्म भी भरना होता है, तो वो आप देख लें। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट जॉब आती है उसकी तो जरूर ही डालता हूँ, उसकी तो डालना ही डालना है। बाकी जो भी बुक्स हैं, जो भी थोड़े बहुत नोट्स हैं, या नोट्स बोल लो या बुक्स बोल लो, बुक्स भी एक प्रकार की नोट्स हो गई, वो भी मैं अवेलेबल करवा देता हूँ और आप तक पहुंचा देता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है लोग बहुत लेट टेलीग्राम पे भेजते हैं कि सर ये चीज भेजिए, तो मैं क्या करता हूँ, अपने ना फोन से उनको डिलीट कर देता हूँ। क्योंकि क्या करता हूँ, मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। बाकी लोग उसको, जिसको चाहिए होता है वो अपना रख लेते हैं, जिसको नहीं चाहिए होता वो डाउनलोड नहीं करते, अपना कर लेते हैं। तो अगर जो लोग भी नए जुड़ते हैं, हाँ, तो आप टेलीग्राम पे पहले के मैसेज पे आप जरूर जाइए। तो मैंने वहां पे बुक्स वुक्स डाल रखी हैं, नोट्स डाल रखे हैं, कुछ कुछ अलग अलग जो रिक्वायरमेंट आई हैं वो सब डाल रखा है। हाँ, तो जिसके लिए जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वहां पे, बुक्स इंपॉर्टेंट है, आप बुक्स वहां से डाउनलोड कर लीजिए। जो अगर, या आपके लिए नोट्स हैं तो मैंने कुछ नोट्स डाले थे वो आप कर लीजिए। या आपके लिए अगर जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो भले ही कोई सी भी जॉब हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है गवर्नमेंट ही, प्राइवेट जॉब, तो प्राइवेट जॉब की मैंने लिंक बहुत सारी डाल रखी है अलग अलग जगह की। अब वहां पे जाके सब पे सीवी भेज दीजिए। कहीं से जहां पे आप शॉर्ट लिस्ट होंगे वहां पे आपको कॉल आ जाएगा कि ऐसी ऐसी चीज है, आप मैसेज आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा आपको, और कॉल भी आ जाएगा। ऐसा ही होता है प्राइवेट जॉब में। तो आपको वो भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ अपने आप प्रिपरेशन करते रहिए, गवर्नमेंट की करिए, एनवीएस की करिए, केवीएस के लिए कर लिए करिए, और नेट के लिए कीजिए। बाकी जो नेट का सिलेबस भी मैंने डाल रखा है, और नेट का तो डाल रखा है, ठीक है, और यूपी टीजीटी का डाल रखा है सिलेबस, यूपी पीजीटी का डाल रखा है सिलेबस, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों का डाल रखा है मैंने सिलेबस। इसके अलावा मैं आपको इस अपने चैनल पे बहुत जल्दी केवीएस का और एनवीएस का इसका भी सिलेबस डाल दूंगा, जिससे कोई से भी फॉर्म आते हैं, मतलब कि कोई से भी स्कूल से फॉर्म आ गए, आपको क्या करना है कि उस सिलेबस को, अगर आप केवीएस के लिए कर रहे हो तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, एनवीएस के लिए पढ़ना होगा तो आपको सिलेबस का वो पढ़ना पड़ेगा, चाहे कहीं का भी हुआ है, ठीक है। क्योंकि एनवीएस केवीएस के जल्दी सिलेबस नहीं बदलता। जो यूपी टीजीटी पीजीटी का होता है उसमें थोड़ा सा संशोधन होके आता है। बाकी मैंने अपने चैनल पे यूपी टीजीटी हो या टीजीटी पीजीटी बोलो आप, कहीं का भी हो, हाँ, तो उसके लिए कीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको नेट के लिए, तो नेट के लिए भी मैंने डाल रखा है ऑलरेडी। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही चीज को पढ़ने से सब कुछ हो जाए, तो वो नेट है। आप नेट की प्रिपरेशन कीजिए, नेट का जो सिलेबस है वो कीजिए, उसकी प्रिपरेशन करने से आपकी सारी प्रिपरेशन होगी। और मैंने जो पहले वीडियोस बना रखे हैं उसमें एक दो चीज है कि मैंने कम से कम 40 से ऊपर, 40 प्लस है, जीवन परिचय डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप उसे भी जाके जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और बहुत ही मैंने फास्ट फॉरवर्ड तरीके से मैंने वीडियोस वो बनाई हैं जो जीवन परिचय वाली है। उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत जल्दी चीज़ें कवर होंगी। तो आप वो वहाँ पे जाके वो चीज़ें ज़रूर देखें जिससे आपकी हेल्प हो पाए, और लोगों भी शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों की भी हेल्प हो पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।